हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि हम लोग क्लास टेंथ की एनसीईआरटी साइंस को हम लोग चैप्टर वाइज फैक्ट यानी कि थ्योरी और एमसीक्यूज को कंप्लीट कर रहे हैं। और इसके साथ में डेली हम लोग एक चैप्टर को कंप्लीट करते हैं और उस चैप्टर से आपके टीआरई 1 टीआरई 2 और टीआरई 3 में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं मैं उनको प्रूफ के साथ उसी चैप्टर से दिखा भी देता हूँ। ठीक है, इससे जो है कि आपका मनोबल बढ़ेगा और फ्रेंड्स आप जो है कि एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी पढ़े बिना अच्छा स्कोर आप नहीं कर सकते हैं। अ, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आज हम लोग कंप्लीट करेंगे क्लास टेंथ की एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर नंबर 7, जिस चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। और यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक प्रश्न 142 नंबर का। देखिए ये है 6 to 8 का टीआरई 3.0 का 6 to 8 का जो मैथ और साइंस वाला जो पेपर होता है उसमें ये प्रश्न इसी चैप्टर से पूछा गया था। और भी प्रश्न है, मैं नीचे दिखाऊंगा। सबसे पहले आप इस प्रश्न को देख लीजिए। और फ्रेंड्स ये प्रश्न ये जो है कि टीआरई 3.0 6 to 8 मैथ और साइंस का है। ये मैं जो है कि पेपर फाइनल आंसर की के साथ में टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ये प्रश्न पूछा गया था पराग कोश में शामिल हैं। तो पराग कोश में जो है कि पराग कण शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर था। और यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप जूम करके देखेंगे तो इस चैप्टर के लास्ट में आपके जो है कि 3 जो है कि बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे आप पराग कोश में होते हैं, यानी कि तीसरा प्रश्न देखिए डायरेक्ट यही एनसीईआरटी से ही उठाकर आपके एग्जाम में पूछ लिया है। तो पराग कोश में होते हैं, तो पराग कोश में जो है कि पराग कण होते हैं। और ये प्रश्न आपको 2 नंबर का दिख रहा होगा जो नीचे आपके टीआरई 1 में पूछा गया था। यहाँ पर आप जो है कि प्रूफ के साथ देख पा रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं टीआरई 1 टीआरई 2 और टीआरई 3 के पीआरटी के भी क्वेश्चन पेपर में फाइनल आंसर की के साथ में अपलोड कर दिया हूँ। वहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि डाउनलोड करके देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन ये इस चैप्टर के लास्ट में है। और इस चैप्टर को हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे आप यहाँ पे देखिए। देखिए एक और प्रश्न है जो आपके टीआरई 1 में इसी चैप्टर से पूछा गया था। और यहाँ से इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए कैसे हम लोग चैप्टर को पढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका जो है कि चैप्टर स्टार्ट होता है और इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं मैं खुद से पढ़ के हाईलाइट करके यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ, ताकि फ्रेंड्स आप जो है कि कम समय में आप जो है कि अच्छा कवर कर पाएँ और अच्छा स्कोर कर पाएँ। देखिए जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं उन्हीं चीज़ों को मैं यहाँ पे रखा हूँ। और फ्रेंड्स ये जितनी भी चीज़ें इसमें से निकल के आएँगी उन चीज़ों को हम लोग इसी वीडियो के लास्ट में एमसीक्यूज में भी कर लेते हैं प्रैक्टिस के तौर पे, ताकि आपका जो है कि फैक्ट क्लियर हो जाए और आपको जो है कि कोई भी कन्फ्यूजन न रहे। तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब दोस्त अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे बात करते हैं जिससे आपका जो है कि सिलेक्शन होना तय हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है तो ईस्ट में होता है। ये आपके इसी चैप्टर के लास्ट में दिया गया है, मैं इसको करवा भी दूंगा, अभी कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो शुक्रवाहिका ये जो है कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। और अंडाशय और गर्भाशय और डिंब वाहिनी ये क्या है, तो मादा में जनन तंत्र के भाग हैं। ये शुक्रवाहिका क्या है, तो ये जो है कि नर का जो है कि जनन तंत्र का भाग है। ठीक है, परागकोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं। ये आपके टीआरई 3.0 6 to 8 में पूछा गया था। और ये दूसरा प्रश्न आपके टीआरई 1 में पीआरटी में ही पूछ लिया गया था। देखिए इस प्रश्न को भी मैं दिखा देता हूँ आपके जो है कि टीआरई 1 में कैसे पूछा गया था। तो देखिए अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है, तो अंडाशय द्वारा जो है कि कार्य किया जाता है डिंब का निर्माण। और यहाँ पर देखिए क्या किया जाता है, तो यहाँ पर किया जाता है प्रोजेस्टेरोन का स्राव। यानी कि अंडाशय का कार्य क्या होता है, तो डिंब का निर्माण और प्रोजेस्टेरोन का स्राव स्राव करना। ये देखिए ये क्या है, तो नर का जो है कि श्रावण करता है। और ये क्या है, तो अंडाशय में ही डिंब का निर्माण होता है। तो ये दोनों है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके टीआरई 1 पीआरटी में प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ पर आप जो है कि देख पा रहे होंगे
देखिए यहाँ पे मैं दिखा दूँ, मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। तो यहाँ से एक ऑप्शन यहाँ से क्लियर हो जाता है। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, दोनों अंड को एक थैलानुमा संरचना, और यहाँ से भी आपका एक प्रश्न यहाँ से मैं थोड़ा नीचे दिखाने का प्रयास करूँगा। आपने तो ऊपर प्रश्न देख ही लिया था, और यहाँ से देखिए, यहाँ से एक ऑप्शंस यहाँ से नर में जो है कि टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजन। ठीक है, तो मादा में जो है कि एस्ट्रोजन है, और यहाँ पे मैं क्या बताया हूँ ऊपर आपको, एस्ट्रोजन, यानी कि ए और जो है कि सी यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और सी, यानी कि फ्रेंड्स मैं थोड़ा गलत बता दिया हूँ। यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, तो ये नर में होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। और ये डिंब का निर्माण अंडाशय में होता है, यानी कि मादा से संबंधित है। और एस्ट्रोजन का स्रावण ये क्या है, तो ये भी मादा से संबंधित, यानी कि ए और सी, यानी कि राइट आंसर हमारा तब भी डी ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये फैक्ट निकल के, यानी कि 2 प्रश्न आपने देख लिया। देखिए फ्रेंड्स, बूँद-बूँद से ही तालाब भर जाता है। और फ्रेंड्स देखिए, आप जो है कि एक-एक चैप्टर को कंप्लीट करिएगा, और यहीं से एक-एक 2-2 प्रश्न उठाए जाते हैं, और यहाँ पे संपूर्ण आपका क्वेश्चंस पेपर बन के रेडी हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और यहाँ से देखिएगा, शरीर का जो है कि शरीर का समान होने के लिए उनका ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए, यानी कि शरीर का जो है कि समान होने के लिए उनका ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए। अतः अतः जो है कि आपने आधारभूत स्तर जनन जीव के अभिकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार करता है, यानी कि साफ तौर पे ब्लूप्रिंट कौन तैयार करता है, तो डीएनए करता है। आप जो है कि इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं एमसीक्यूज में बनाया हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे इन्हीं चीज़ों का, तो वहाँ पे आपके ज़्यादा क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। और देखिए, कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल के अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है। यहाँ पर देख लीजिए, जो जनन जनक के संतति पीढ़ी में जाता है, कोशिका के केंद्र के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ से देखिएगा, जनन की मूल घटना डीएनए की प्रकृति बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती हैं, यानी कि ब्लूप्रिंट कौन तैयार करता है, तो ब्लूप्रिंट फ्रेंड्स डीएनए तैयार करता है। यहाँ से प्रश्न एक बन जाता है। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो देखिए, एक कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बनाती हैं। यहाँ से पूछा जाता है प्रश्न कि एक कोशिका अगर विभाजित होगी तो कितनी कोशिकाएं बनाएगी, तो एक कोशिका अगर विभाजित होती है तो 2 कोशिकाएं बना लेती है। ठीक है, और यहाँ से विभिन्नता का महत्व, तो देखिए, अतः विभिन्नताएं स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी है। ठीक है, यानी कि विभिन्नताएं जो होती हैं वो स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होती हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और देखिए, एकल जीवों में प्रजनन की विधि, तो मैं एकल जीवों में जो है कि प्रजनन की विधि भी लिख दिया हूँ, और इन्हीं विधि को नीचे जो है कि विस्तारित पढ़ना है। और यहाँ पे आप जो है कि एकल जीवों में प्रजनन की विधि आप याद रख लीजिए, विखंडन, खंडन, पुनर्जनन और मुकुलन। ये क्या है, तो एकल जीवों में प्रजनन की विधि है, और इन्हीं चीज़ों को हमें पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पहली हेडिंग क्या है, विखंडन। विखंडन देखिए, एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है, यानी कि एक कोशिकीय जीवों में जो है कि प्रजनन कैसा होता है, तो विखंडन के द्वारा होता है। और अनेक जीवाणु प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा, एक कोशिकीय जीव में जो है कि प्रोटोजोआ है और अमीबा है, और इनमें जो है कि प्रजनन क्या होता है, तो विखंडन विधि के द्वारा होता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और यहाँ से देखिएगा, ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। और यहाँ से जैसे अन्य एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिसे बहुखंडन कहते हैं। यानी कि जो अमीबा जैसे जो ये एक कोशिकीय जीव हैं, ये जितने भी खंड में होते हैं उतने जो है कि जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इनकी जो है कि क्रिया के बारे में आपने यहाँ पे देख लिया। और दूसरी ओर इष्ट कोशिका से छोटे मुकुल उभर कर कोशिका से अलग हो जाते हैं तथा स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं, जैसा कि हम क्रियाकलाप 7 दशमलव जो है कि 1 में देख चुके हैं। तो यहाँ पर देखिएगा,
देखिए लेशमानिया में द्विखंडन, तो द्विखंडन लेशमानिया में भी होता है। और यहाँ पे एक और विधि पढ़ना है, खंडन। देखिए खंडन किन जीवों में होता है, तो देखिए सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती है। उदाहरणतः देखिए स्पाइरोगाइरा सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। यह टुकड़े अथवा खंड वृद्धि कर नए जीव व्यष्टि में विकसित हो जाते हैं, परंतु यह सभी बहुकोशिकीय जीवों के लिए सत्य नहीं है। वे सरल रूप से कोशिका दर कोशिका विभाजित नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिएगा, देखिए इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से आप जो है कि हेडिंग डाल के बढ़िया तरीके से हाईलाइट चीज़ों का नोट भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए पुनर्जनन यानी कि पुनरुत्थान होता है। और यहाँ पे देखिएगा टुकड़ों में टूट जाता है। और यहाँ पे देखिएगा पुनरुपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव का निर्माण क्षमता होती है। यदि किसी कारणवश जीव क्षत विक्षत हो जाता है अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, इसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीव विकसित हो जाते हैं। उदाहरणतः देखिए पुनर्जनन किसमें होता है, ये आपको याद रखना है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि पुनर्जनन किसमें संभव है, तो हाइड्रा में, प्लेनेरिया में जैसे सरल प्राणियों में यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पुनर्जीव का निर्माण कर देता है। तो पुनर्जनन देखिए हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसे जीव में होता है। ठीक है, और देखिए पुनरुत्थान यानी कि पुनर्जनन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। यहाँ से प्रश्न बनेगा। और फ्रेंड्स नीचे आएंगे तो मुकुलन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले प्रश्न यहाँ से यही पूछा जाएगा कि मुकुलन किस में होता है, तो मुकुलन देखिए हाइड्रा में होता है। ठीक है, मुकुलन जो है कि हाइड्रा में होता है। और कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। तो यहाँ से ये हो जाता है प्रश्न। और देखिएगा यहाँ से कायिक प्रवर्धन, तो साफ तौर पे पूछा जाएगा कि कायिक प्रवर्धन किस में होता है। तो देखिए ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें कुछ भाग जड़ जड़ तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करती हैं। तो कायिक प्रवर्धन में होता क्या है, तो जड़ तना तथा कुछ पत्तियां परिस्थितियों में विकसित होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। और कायिक प्रवर्धन किसमें संभव है, तो देखिएगा गन्ना में, गुलाब के पौधे में, अंगूर में, इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये कायिक प्रवर्धन के उदाहरण हैं। और कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधे में बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगने लगते हैं। आपने जो है कि देखा होगा कुछ चीज़ें, जैसे अभी आपके जो है कि कलमी आम आते हैं या कलमी जो है कि आपके अमरूद भी आने लगे हैं, तो वो छोटे ही रहते हैं, तो उनमें क्या होता है कि जल्दी फल फूल आने लगते हैं। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा आगे इसी प्रकार ब्रायोफिल्म की पत्तियों की कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती हैं। तो ये जो है कि आपका यहाँ से देखिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स ऊतक प्रवर्धन, देखिए ऊतक प्रवर्धन किसमें होता है, तो ऊतक संवर्धन तकनीक में पौधे के ऊतक अथवा उसकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक कर नए पौधे उगाए जाते हैं। तो यही है इसमें, इसको जान लीजिए। और देखिए बीजाणु समासंघ, इसमें क्या होता है, तो इसमें फ्रेंड्स अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। और यहाँ पे देखिएगा यदि बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में रक्षा करती है। तो ये जान लीजिए। और देखिए अब तक जनन की जिन विधियों की हमने चर्चा की, उन सभी में नई पीढ़ी का सृजन केवल एकल जीव द्वारा होता है। इसे जो है कि अलैंगिक जनन कहते हैं। देखिए अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन इसमें जान लीजिए। तो साफ तौर पे देखिएगा सीधी सीधी भाषा में देखिए अलैंगिक जनन क्या होता है, तो अलैंगिक अलैंगिक जनन में जो है कि किसी एक जो है कि प्राणी की जरूरत होती है, लेकिन लैंगिक जनन में दो प्राणी नर और मादा की जरूरत होती है। तो इसमें आप जो है कि देखिए मानव में क्या होता है, तो मानव में जो है कि लैंगिक जनन होता है और पौधों में क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं, कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिसमें जो है कि लैंगिक जनन संभव है। ठीक है, तो यहाँ से नीचे हम लोग देखेंगे राइजोपस में बीजाणु, तो राइजोपस में जो है कि बीजाणु समासंग होता है, ये जो है कि आप देख लीजिए। और लैंगिक जनन देखिए फ्रेंड्स यहाँ से क्लियर हो जाएगा।
लैंगिक जनन जैसे ही आप पढ़ेंगे तो देखिए हम जनन की उस विधि से भी परिचित हैं जिसमें नई संतति उत्पन्न करने हेतु दो व्यष्टि यानी कि एकल जीवों की भागीदारी होती है। न तो एकल बैल संतति बछड़ा पैदा कर सकता है और न ही एकल मुर्गी से नए चूजे उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे जीवों में नवीन संतति उत्पन्न करने हेतु नर एवं मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है। इस लैंगिक जनन की सार्थकता क्या है? तो लैंगिक जनन की कुछ जो है कि सीमाएं हैं। तो जान जाइए आप जो है कि साफ तौर पे कि लैंगिक जनन में दो लोगों की आवश्यकता होगी और अलैंगिक जनन में एक लोगों की आवश्यकता होगी। इसमें दो में है नर और मादा और इसमें जो है कि कोई ऐसा मैटर नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ से लैंगिक जनन प्रणाली क्यों? एकल पैतृक कोशिका से दो संतति कोशिकाओं के बनने में डीएनए की प्रकृति बनना, कोशिकीय संगठन दोनों ही आवश्यक हैं। यानी कि लैंगिक जनन में डीएनए की बनने की प्रकृति बनना, कोशिकीय संगठन दोनों ही आवश्यक है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ से देखिए प्रत्येक डीएनए प्रकृति में नई विभिन्नताएं के साथ साथ पूर्व पीढ़ियों की भिन्नताएं भी संग्रहित होती हैं। देखिए डीएनए आपने जो है कि देखा होगा, आप जो है कि देखिए आपके पिताजी और आपका जो है कि डीएनए सेम रहेगा। यही इसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक डीएनए प्रकृति में नई विभिन्नता के साथ साथ पूर्व पीढ़ियों की विभिन्नताएं भी संग्रहित होती हैं। तो यही इसमें कहा जा रहा है। और देखिएगा जैसे जैसे जीवों की जटिलता बढ़ती जाती है वैसे वैसे ऊतकों की विशिष्टता भी बढ़ती जाती है। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ से देखिएगा जबकि दूसरी अपेक्षाकृत छोटी एवं अधिक गतिशील होती है। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक और यहाँ पे देखिएगा तथा जनन कोशिका में भोजन का भंडारण संचित होता है उसे मादा युग्मक जो है कि कहते हैं। तो यहाँ से ये हो जाता है। अब देखिएगा कुछ फूलों में हम लोग देखेंगे तो पुष्पी पौधों में भी लैंगिक जनन होता है। यही मैं ऊपर बताया था कि कुछ अपवाद भी होते हैं। देखिए अमृत बीजी एजियोस्पर्म के जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं। और यहाँ से देखिएगा पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर पुष्प के क्या हैं? जनन भाग हैं। तो पुष्प के जनन भाग कौन कौन से हैं? तो पुंकेसर और स्त्रीकेसर। यहाँ से देखिएगा पंखुड़ी एवं वाह्यदल के कार्य क्या हो सकते हैं? तो देखिएगा यहाँ से जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो पुष्प एक लिंगी जैसे पपीता और तरबूज। तो एक लिंगी का उदाहरण क्या हो जाता है? पपीता और तरबूज। और यहाँ से देखिएगा क्या पूछा जाएगा और आपके एग्जाम में। तो यहाँ से जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं जैसे गुड़हल एवं सरसों। तो एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि पुंकेसर और एवं स्त्रीकेसर दोनों किस में उपस्थित होते हैं? तो गुड़हल एवं सरसों में। ये उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। तो उभयलिंगी पुष्प में कौन आ जाते हैं? तो गुड़हल और सरसों आ जाते हैं। ठीक है, और देखिएगा पुंकेसर नर जननांग है। तो जो पुंकेसर होता है वो जो है कि नर जननांग होता है जो पराग कण बनाते हैं। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और पराग कण सामान्यतः पीले हो सकते हैं। आपने देखा होगा जब आप किसी पुष्प के पुंकेसर को छूते हैं तो हाथ में एक पीला पाउडर लग जाता है। आपने जो है कि सरसों में जैसे देखा होगा आप जो है कि टच करते हैं तो उसमें पीला पीला आपके जो है कि हाथ में लग जाता है। तो उन्हीं की बात यहाँ पे की जा रही है। और देखिएगा स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है। यह पुष्प का जो है कि मादा जननांग है। ठीक है, तो स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में होता है और स्त्री केसर क्या है? पुष्प का जो है कि मादा जननांग है। यह 3 भागों में बना होता है। ठीक है, आधार पर उभरा फूला हुआ भाग अंडाशय होता है और मध्य में जो लंबा भाग होता है वो वर्तिकाग्र होता है और शीर्ष भाग क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है जो प्रायः चिपचिपा होता है। अंडाशय में बीजांड होते हैं। और यहाँ से ये प्रश्न आपके जो है कि एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये यहाँ पे देखिएगा ये क्या है? तो ऊपर ऊपर वाला भाग जो क्या है? ये जो है कि अंडाशय है और ये जो है कि वर्तिकाग्र है और ये वर्तिका है और ये परागकोश है और ये तंतु है और ये दल और ये वाह्यदल। ठीक है, तो पुष्प में अनुदैर्ध्य कांटे होते हैं। ये जो है कि आप यहाँ पे याद रखिएगा। और देखिए पराग कणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तथा स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। यदि परागकणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो यह स्वपरागकण कहलाता है। परंतु एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प से स्थानांतरित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। तो यहाँ से स्वपरागण और पर परागण के बारे में आप जो है कि देख लीजिएगा, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा
निषेचन के पश्चात युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं तथा बीजांड में भ्रूण विकसित होता है। और यहाँ से देखिएगा बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है। यह बीज में परिवर्तित हो जाता है, अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनाता है। तो यहाँ से आपके जो है कि एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से देखिएगा इसके अंतराल में वाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र प्रायः मुरझाकर गिर जाते हैं। तो ये जो है कि आप देख लीजिएगा यहाँ से। और यहाँ से कुछ और प्रश्न आपके जो है कि एग्जाम में बन सकते हैं। देखिए मानव में लैंगिक जनन, तो मानव में क्या होता है, तो लैंगिक जनन होता है। मानव में लैंगिक जनन होता है। यहाँ पे ये जो है कि देखिए जिसमें नर और मादा दोनों होंगे उसमें क्या होगा, तो लैंगिक जनन होगा। ठीक है, तो मानव में जो है कि लैंगिक जनन होगा। और यहाँ से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे देखिए नर जनन तंत्र। तो देखिए नर में क्या होता है, तो नर में जो है कि टेस्टोस्टेरोन का स्रावण होता है। ठीक है, नर जनन तंत्र में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्रावण होता है, जो कि ये क्या होता है, जनन तंत्र के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, और यहाँ से आपके जो है कि यहाँ से मादा जनन तंत्र में कौन से जो है कि हार्मोन का स्रावण होता है, तो एस्ट्रोजन। ये महत्वपूर्ण है, 2 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। और यहाँ से देखिए कुछ नर जनन तंत्र। तो देखिएगा यहाँ से नर जनन तंत्र कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। ठीक है, तो नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण किस में होता है, तो वृषण में होगा। यहाँ से इसको जो है कि आप देख लीजिएगा। और उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। इसका कारण यह है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। देखिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन एवं स्रावण में वृषण की भूमिका ये होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा। और शुक्राणु उत्पादन के लिए नियंत्रण के अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का भी नियंत्रित करता है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न होता है। और यहाँ से देखिएगा मादा जनन तंत्र में किस हार्मोन का स्रावण होता है, तो एस्ट्रोजन। ये मैं एमसीक्यूज में भी बनाया हूँ। देखिए मादा जनन कोशिका अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि मादा जनन कोशिकाओं में जो है कि अंड कोशिका का निर्माण किस में होता है, तो अंडाशय में होता है। वे कुछ हार्मोन भी उत्पादित करती हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। और 2 में से 1 अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह में 1 अंड परिपक्व होता है। तो 2 में से जो है कि 1 अंडाशय क्या होगा, प्रत्येक माह परिपक्व होता है। और महीना अंड कोशिका अथवा फेलोपियम ट्यूब द्वारा यह अंड कोशिका गर्भाशय तक ले जाए जाते हैं। दोनों अंड वाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलानुमा संरचना का निर्माण होती है, जिसे गर्भाशय कहते हैं। ठीक है, और गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। तो यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से देखिएगा भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर का प्रवाह भी बढ़ जाता है। ठीक है, और भ्रूण को जो है कि माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि भ्रूण को कहाँ से पोषण मिलता है, तो माँ के जो है कि रुधिर से ही मिलता है, यानी कि मादा के रुधिर से ही भ्रूण को पोषण मिलता है। इसके अलावा एक विशेष संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। तो प्लेसेंटा किसे कहते हैं, तो वही होता है जो माँ के रुधिर से जो पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है, उस संरचना को क्या कहते हैं, तो प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, और विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिनका जो है कि निपटान, यानी कि जो अपशिष्ट चीज़ें होती हैं उनको जो है कि प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में स्थानांतरण द्वारा होता है। ठीक है, तो ये आप जो है कि ध्यान दीजिएगा। क्या होगा जब अंड का निषेचन नहीं होगा, तो देखिए क्या होगा जब अंड का निषेचन नहीं होगा। तो देखिएगा यहाँ से निषेचन न होने की अवस्था में इस परत भी आवश्यकता नहीं होती है, इस परत की आवश्यकता नहीं होती है। यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि से मार्ग रुधिर म्यूकस के रूप में निष्कासित हो जाती है, जिसे जो है कि चक्र में लगभग 1 मास का समय लगता है, जिसे जो है कि रजोधर्म या मासिक धर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है कि यहाँ पे देख लीजिएगा आप। और देखिए जनन स्वास्थ्य में देखिएगा इसके जीवाणु जनित रोग। तो जब जनन प्रक्रिया होगी तो इसमें ये जो है कि आश्चर्य करने वाली बात नहीं है, इसमें कुछ रोग भी हो सकते हैं। देखिए जीवाणु जनित रोग क्या होंगे, तो गोनेरिया तथा जो है कि सिफिलिस एवं वायरस संक्रमण क्या होंगे, तो मस्सा, जिसको वार्ट और HIV एड्स भी शामिल है। ठीक है, तो ये आप जो है कि रोगों को याद रखिएगा। और गर्भधारण रोकने के लिए कुछ अन्य युक्तियाँ
तो जो है कि गर्भधारण रोकने के लिए कुछ अन्य नियुक्तियाँ क्या हैं, तो लूप ट्यूब का इस्तेमाल और कॉपर टी का इस्तेमाल जो गर्भाशय में स्थित स्थापित करके भी किया जाता है। तो ये प्रश्न बन सकता है। और देखिएगा, मादा भ्रूण की निर्मम हत्या के कारण हमारे देश में शिशु लिंग अनुपात तीव्रता से घट रहा है, जो चिंता का विषय है। और जनन एक ऐसा प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपनी समष्टि की वृद्धि करते हैं। एक समष्टि में जन्म दर एवं मृत्यु दर उसके आकार का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से फ्रेंड्स ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। और इस चैप्टर में आपने क्या सीखा यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा ध्यान से। पहला देखेंगे तो अन्य जैव प्रक्रमों के विपरीत किसी जीव के अपने अस्तित्व के लिए जनन आवश्यक नहीं है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा, जनन में एक कोशिकी द्वारा डीएनए प्रकृति का निर्माण, अतिरिक्त कोशिकी संगठन का सृजन होता है। विभिन्न जीवों द्वारा अपनाए जाने वाले जनन की प्रणाली उनके शारीरिक अभिकल्पन पर निर्भर होती है, ठीक है। और यहाँ से देखिए, खंडन विधि में जीवाणु एवं प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक संतति कोशिका का निर्माण करती है। तो खंडन विधि किसमें होता है, तो जीवाणु एवं प्रोटोजोआ में। और यहाँ से देखिएगा, हाइड्रा जैसे जीवों का शरीर कई टुकड़ों में विलग होकर प्रत्येक भाग से पुनरुत्थान द्वारा नए जीव विकसित हो जाते हैं। इसे कुछ मुकुलन भी उभर कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। तो मुकुलन किस में होता है, तो हाइड्रा में होता है। ये जो है कि आप देख लीजिएगा। और कुछ पौधों में कायिक प्रवर्धन द्वारा जड़, तना अथवा पत्ती द्वारा नए पौधे विकसित होते हैं। तो कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, तो जड़, तना अथवा पत्ती से नए पौधे का विकास होता है, ठीक है। और यहाँ से उपरोक्त अलैंगिक जनन के उदाहरण, तो अलैंगिक जनन के उदाहरण क्या हैं, जिसमें संतति की उत्पत्ति एकल जीव व्यष्टि द्वारा होती है। यानी कि साफ तौर पे अलैंगिक जनन किसमें होगा, जिसमें जो है कि एकल जीव होंगे, यानी कि एक ही जीव होगा। और लैंगिक जनन में, तो लैंगिक जनन में जो है कि संतति उत्पादन हेतु दो जीव भाग लेते हैं। दो जीव का मतलब एक नर होगा और एक मादा होगा। तो ये आप जो है कि लैंगिक और अलैंगिक में अंतर देख लीजिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए, डीएनए प्रकृति की तकनीकी से विभिन्नता उत्पन्न होती है जो स्पीशीज के अस्तित्व के लिए लाभप्रद है। लैंगिक जनन द्वारा अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। और देखिएगा, पुष्पी पौधे में जनन प्रक्रम में परागकण परागकोश से स्त्री केसर के वस्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं, जिसे परागकण कहते हैं। इसका अनुगमन निषेचन द्वारा होता है, ठीक है। और यौना आरंभ में शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। उदाहरण के लिए लड़कियों में स्तन का विकास तथा लड़कों के चेहरे पर नए बालों का आना लैंगिक परिपक्वता के परिचिह्न है, ठीक है। तो इसको आप याद रख लीजिएगा। और देखिए, मानव में नर जनन तंत्र में वृषण, शुक्रवाहिका और शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्र मार्ग तथा शिश्मन होते हैं। और वृषण शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ से इसको आप देख लीजिएगा। और मानव के मादा जनन तंत्र के भाग कौन कौन से हैं, तो देखिएगा, अंडाशय और डिंब वाहिनी और गर्भाशय तथा योनि पाए जाते हैं। ये क्या है, तो मादा जनन तंत्र के भाग हैं। और मानव में लैंगिक जनन प्रक्रिया में शुक्राणुओं का स्त्री की योनि स्थानांतरण होता है तथा निषेचन क्या होता है, डिंब वाहिनी में होता है। तो निषेचन कहाँ पर होता है, प्रश्न बन सकता है, तो डिंब वाहिनी में होता है, ठीक है। और यहाँ से गर्भरोधी युक्तियां अपनाकर गर्भधारण रोका जा सकता है, और जैसे गर्भ निरोधी गोलियां, कॉपर टी एवं अन्य युक्तियां उदाहरण के लिए यहाँ पे होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से इनको आप देख लीजिएगा। और देखिए, ये चैप्टर के लास्ट में जैसे ही कंप्लीट होता है 3 MCQs दिए गए हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है, तो इष्ट में होता है। और निम्नलिखित में से मादा का जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका ये क्या है, मादा का जनन तंत्र भाग नहीं है। और अंडाशय, गर्भाशय और डिंबवाहिनी ये क्या है, तो मादा जनन तंत्र के भाग हैं, ठीक है। और परागकोश में क्या होते हैं, तो परागकोश में परागकण होते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ से ये चैप्टर के जितने भी फैक्ट थे वो कंप्लीट होते हैं। और अब जितने भी प्रश्न इस चैप्टर से बन सकते हैं, अब आइए हम लोग उसको करते हैं, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा। यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, पहला प्रश्न हमारा क्या है, पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर कह रहा है कि मादा जनन कोशिकाओं अथवा अंड कोशिका का निर्माण किस में होता है। देखिए, ये सारे प्रश्न जो है कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपके जो है कि क्लास 10th की NCERT में ये जो है कि प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। और देखिए, मादा जनन कोशिकाओं अथवा अंड कोशिका का निर्माण किस में होता है, तो यह निर्माण जो है कि अंडाशय में होता है।
ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए इसका जो है कि आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का जो है कि निर्माण किस में होता है, यानी कि नर जनन में जो है कि कोशिका अथवा जो शुक्राणु होते हैं उनका जो है कि निर्माण किस में होता है। तो देखिए शुक्राणु का निर्माण जो है कि यह होता है वृषण में। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और देखिए 3 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे, कौन सा हार्मोन पुरुषों में शुक्राणु निर्माण को प्रेरित करता है, यानी कि वो कौन सा हार्मोन है जो पुरुषों में शुक्राणु निर्माण को जो है कि प्रेरित करता है। तो यह है फ्रेंड्स टेस्टोस्टेरोन। इसको जो है कि आप याद रखिएगा, टेस्टोस्टेरोन ये है जो हार्मोन है, यह पुरुषों में फ्रेंड्स शुक्राणु निर्माण के जो है निर्माण को ही यह क्या करता है, प्रेरित करता है। यानी कि जो है कि पुरुषों में शुक्राणु निर्माण में जो है कि टेस्टोस्टेरोन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। और निर्माण में जो है कि ये प्रेरित करता है कौन सा हार्मोन, तो टेस्टोस्टेरोन। यह जो है कि आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ेंगे और 4 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। देखिए कौन सा हार्मोन महिलाओं में गर्भधारण को प्रेरित करता है, यानी कि उस हार्मोन को हमें बताना है जो महिलाओं में गर्भधारण को जो है कि प्रेरित करता है। तो यह हार्मोन है फ्रेंड्स प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर है। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है कि महिलाओं में गर्भधारण को जो है कि प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर ए नोट डाउन करेंगे। देखिए एनसीईआरटी में जैसे जैसे दिया गया है वैसे वैसे मैं जो है कि एमसीक्यूज बनाया हूँ, इससे आपके सारे फैक्ट भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी कि जो अलैंगिक जनन होता है मुकुलन जो है कि किसके द्वारा होता है, ये हमें ऑप्शन में जो है कि बताना है कि कौन से ऑप्शन में, ठीक है। तो देखिए अलैंगिक जनन जो है कि मुकुलन द्वारा यह होता है फ्रेंड्स, यह ईस्ट के द्वारा होता है, यह जो है कि ईस्ट के द्वारा होता है। इसको भी आप नोट डाउन करिएगा। ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर है। ईस्ट के द्वारा अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट के द्वारा होता है, ठीक है। तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। और फ्रेंड्स यहाँ से देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि इन 4 ऑप्शनों में से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो देखिएगा यह क्या है, शुक्र वाहिका। यह क्या है, तो यह शुक्र वाहिका जो है यह जो है कि मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। और देखिए अंडाशय, गर्भाशय और डिंब वाहिनी यह क्या है, तो यह मानव में मादा जनन तंत्र के भाग हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है। आप जो है कि नोट डाउन कर सकते हैं कि मानव में मादा जनन तंत्र के भाग, इसमें आप अंडाशय और गर्भाशय और डिंब वाहिनी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिएगा पराग कोश में होते हैं, यानी कि पराग कोश में क्या होते हैं, ये प्रश्न में हमें पूछा जा रहा है। और देखिए ये सारे प्रश्न फ्रेंड्स आपके जो है कि क्लास 10th की एनसीईआरटी साइंस में ये सारे फैक्ट दिए गए हैं, और मैं इनको जो है कि एमसीक्यूज के जो है कि तरह आपको जो है कि यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके लिए जो है कि रामबाण सिद्ध होंगे, इनको जो है कि आप नोट डाउन करिएगा और यहाँ से अपना नोट भी आप बना सकते हैं, ठीक है। पराग कोश में क्या होते हैं, तो फ्रेंड्स पराग कोश में पराग कण होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर है, नोट डाउन करिएगा। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ पे देखेंगे 8 नंबर के प्रश्न को। देखिए एक कोशिका विभाजित होकर कितनी कोशिकाएं बनाती है, यानी कि फ्रेंड्स जब एक कोशिका विभाजित होती है तो यह कितनी कोशिकाएं बना सकती है, ये प्रश्न में जो है कि पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है कि 2 कोशिकाएं बना सकती है। एक कोशिका जब विभाजित होती है तो 2 कोशिकाएं बनाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है कि आप नोट डाउन करिएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि आपके 9 नंबर के प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। और देखिएगा यहाँ से कौन सा अणु है जो जीव संरचना डिजाइन का ब्लूप्रिंट जो है कि रखता है। ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, और वो जो है कि अणु है आपका जो है कि डीएनए है। इसको जो है कि आप याद रखिएगा।
डीएनए जो है कि यह अणु है जो कि जीव संरचना डिजाइन का जो है कि ब्लूप्रिंट रखता है। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर है। ये जो है कि आपके ये वाली लाइन जो है कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 10 नंबर का प्रश्न है, एकल जीवों में प्रजनन की कौन सी विधि है, यानी कि एकल जीवों में और प्रजनन की कौन सी विधियां हैं, ये जो है कि हमें इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, विखंडन एवं खंडन यह भी एकल जीवों में प्रजनन की एक विधि है, और पूर्ण जनन यह भी है, और देखिएगा मुकुलन भी है, यानी कि उपर्युक्त में से सभी जो है कि आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर है। ये जो है कि आप ध्यान दीजिएगा। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ से, यानी कि फ्रेंड्स एकल जीवों में प्रजनन की कौन कौन सी विधियां हैं, तो आपने देखा विखंडन, खंडन और पूर्ण जनन और मुकुलन, ये सारे क्या हैं, एकल जीवों में प्रजनन की विधियां हैं। और यह जो है कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, तो आप जो है कि नोट डाउन कर लीजिएगा। और देखिए 11 नंबर के प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। और देखिएगा, प्लाज्मोडियम में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है, यानी कि जो प्लाज्मोडियम होता है इसमें अलैंगिक जनन की कौन सी विधि जो है कि यहाँ पे होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बहुखंडन। यानी कि प्लाज्मोडियम में जो है कि अलैंगिक जनन की बहुखंडन विधि जो है कि होती है। और देखिए प्लाज्मोडियम में बहुखंडन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। और देखिएगा यहाँ से और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और अभी हम लोग का जो है कि अभी चैप्टर नंबर 7 ही चल रहा है, और इसके बाद हम लोग 8 करेंगे और 9 करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव विखंडन द्वारा जनन करता है, यानी कि इनमें से जो है कि 4 ऑप्शन में से वो कौन सा जीव है जो विखंडन द्वारा जनन करता है। तो विखंडन द्वारा जनन फ्रेंड्स करते हैं, यहाँ पर हमें जो है कि दिया गया, तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव विखंडन द्वारा जनन करता है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से जो है कि अमीबा भी विखंडन के द्वारा जनन करता है, पैरामीशियम भी करता है और लेशमानिया भी करता है। ये तीनों जो है कि आपके 10th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 7 में जो है कि दिया गया है। तो इन सभी को जो है कि आप नोट डाउन करिएगा। आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखिएगा, जनन की किस विधि में जीव टुकड़ों में टूट जाता है और ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं, यानी कि जनन की कौन सी वो विधि है जिसमें जीव टुकड़ों में टूट जाता है और ये टुकड़े जो है कि वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिएगा, इसमें जो है कि ये पुनरुत्थान या पुनर्जनन का जो है कि ये जो है कि विधि है, और ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। ये देखिएगा, पुनर्जनन यह वह विधि है, इसमें जो है कि जीव जितने टुकड़ों में टूटते हैं और जितने टुकड़े होते हैं वो जो है कि अलग अलग नए जीव बन जाते हैं। तो यही जो है कि इसमें जो है कि कहा जा रहा है, और ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ से 14 नंबर के प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। और देखिएगा यहाँ से, स्पाइरोगाइरा में जनन की कौन सी विधि होती है। तो ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, स्पाइरोगाइरा में जनन की कौन सी विधि होती है। तो यहाँ से जो है कि 14 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि खंडन। स्पाइरोगाइरा में जो है कि खंडन विधि होती है। और देखिएगा यहाँ से 15 नंबर का प्रश्न, हाइड्रा पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग किसके लिए करते हैं, यानी कि जो हाइड्रा होते हैं ये पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग किसके लिए करते हैं। तो ये करते हैं फ्रेंड्स जो है कि आपके मुकुलन के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर है, इसको जो है कि आप नोट डाउन करिएगा। और यहाँ से देखिएगा, कायिक प्रबंधन द्वारा कौन जनन करता है, यानी कि कायिक प्रबंधन के बारे में भी आपके चैप्टर नंबर 7 में दिया गया है। और कायिक प्रवर्धन द्वारा जो है कि जनन करते हैं गन्ना और गुलाब और अंगूर, यानी कि ये तीनों करते हैं, और ये तीनों जो है कि आपके एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 17 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। और देखिएगा, किस अलैंगिक जनन विधि में पौधे का पूरा शरीर पौधे के किस भाग जैसे जड़, तना या पत्ते से विकसित होते हैं, यानी कि
यहाँ पे जो है कि कायिक प्रवर्धन हो जाएगा। ये कायिक प्रवर्धन में ही जो है कि कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन की वो विधि है जिसमें पौधे का पूरा जो है कि शरीर पौधे के किसी भाग जैसे जड़, तना या पत्ते से विकसित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे जो है कि कायिक प्रवर्धन में ये ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ेंगे और ब्रायोफिलम में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। तो ब्रायोफिलम के बारे में भी आपके एनसीईआरटी में दिया गया है एक लाइन। और ब्रायोफिलम में जो है कि कायिक प्रवर्धन किससे होता है, तो पत्तों के द्वारा होता है। ये जो है कि आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और ये प्रश्न बन सकता है। और देखिएगा, आलू में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, ये भी आपके जो है कि एनसीईआरटी में दिया गया है। और आलू में जो है कि कायिक प्रवर्धन होता है तने के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, आलू में कायिक प्रवर्धन तने के द्वारा होता है, ठीक है। और देखिएगा यहाँ से 20 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, यानी कि इनमें से जो है कि किसमें अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो जो है कि लैंगिक जनन में जो है कि अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और देखिएगा यहाँ से, भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है, उस संरचना को क्या कहते हैं। तो ये आपने जो है कि पढ़ा होगा बायोलॉजी, जिसे जो है कि प्लेसेंटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, तो देखिएगा प्लेसेंटा आप याद रखिएगा, भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है, और उसे क्या कहते हैं, तो उसे यहाँ पर प्लेसेंटा कहते हैं, जो है कि आप याद रखिएगा, ठीक है। और देखिएगा यहाँ से आपके 22 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, वह कौन सी ग्रंथि है जो केवल नर में पाई जाती है, यानी कि वो कौन सी ग्रंथि है जो केवल नर में पाई जाती है। तो वो है फ्रेंड्स आपकी जो है कि प्रोस्टेट ग्रंथि। ये प्रोस्टेट ग्रंथि केवल नर में पाई जाती है, मादा में नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिएगा यहाँ से 23 नंबर का प्रश्न, अधिकतर एंजाइम होते हैं। तो अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं, यही प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो अधिकतर एंजाइम क्या प्रोटीन होते हैं, या अधिकतर एंजाइम वसा होते हैं, या अधिकतर एंजाइम अम्ल होते हैं, या अधिकतर एंजाइम क्षार होते हैं। तो यहाँ से जो है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है कि आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है, ये जो है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बना था और बनेगा भी, ठीक है। तो देखिए, किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। तो जो है कि यहाँ पर इंसुलिन हार्मोन के कारण जो है कि मधुमेह रोग होता है। तो इंसुलिन की कमी के कारण जो है कि मधुमेह रोग हो जाता है। इसको जो है कि आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से 25 नंबर का प्रश्न, किस हार्मोन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, यानी कि वो कौन सा हार्मोन है जिसको जो है कि प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये है फ्रेंड्स आपके प्रोजेस्टेरोन। ये जो है कि प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है, इसको हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिएगा, यहाँ से अब हम लोग